हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तमाम तैयारियां अयोध्या में हो गई। 22 जनवरी को 12:30 बजे प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इससे पहले देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। दिल्ली से अयोध्या जा रहे एक विमान में काशी विश्वनाथ केस के वकील हरिशंकर जैन भी मौजूद थे। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा में भी 2029 तक ग्रैंड मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में तैयारियां हो रही। दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई। विपक्ष ने जहां इस समारोह में दूरी बनाने का फैसला किया, तो वहीं सत्ता पक्ष यानी बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर हमले कर रही है। अब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सीतारमण ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को अपनी ओपीडी सेवाएं दोपहर 2:30 बजे तक बंद करने का अपना फैसला वापस ले लिया। दिल्ली एम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर राजेश कुमार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि संस्थान का आउट पेशेंट डिपार्टमेंट 22 जनवरी को नियमित समय के अनुसार काम करेगा। इस दिन अपॉइंटमेंट लेटर वाले मरीजों को ओपीडी में सर्विस मिलेगी। सभी क्लिनिक केयर सेवाएं उपलब्ध रहेगी। उन्होंने सभी विभागों के एचओडी और सेंटरों के प्रमुख को इस संबंध में अपने स्टाफ को सूचित करने का निर्देश दिया। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा। उत्तर प्रदेश पुलिस को 13,000 कर्मियों को अयोध्या की सुरक्षा में लगाया गया। इसी बीच रविवार को यह जानकारी सामने आई कि खालिस्तान संगठन का आतंकी गुरपंथ सिंह पन्नू रंग में भंग डालने की तैयारी कर रहा। CNN न्यूज 18 के मुताबिक एक बार फिर से बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसी को मिले ऑडियो से पन्नू का कह रहा है कि भाई एक बार फिर से यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के कार्रवाई करने के लिए चीजें मिलेगी। आपको हवाई अड्डे पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना अधिकारी महावीर प्रसाद मीना को सीएम भजनलाल शर्मा के थाने के औचक निरीक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने थाना प्रभारी की इस टिप्पणी को अमर्यादित मानते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामले की जांच भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई। थानाधिकारी की अमर्यादित टिप्पणी सामने आते ही वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा और पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की कार पर असम के सोनितपुर जिले में जामुरी घाट में कथित रूप से भाजपा समर्थकों ने हमला कर दिया। पार्टी ने कहा, राहुल गांधी के आगमन से पहले उनके रूट पर बीजेपी कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे थे, तभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कुछ गाड़ियां उस इलाके से गुजर रही थी। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी समर्थकों ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कैमरा क्रू पर भी हमला किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने के अपनी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि हम अपनी आस्था या धर्म का इस्तेमाल पब्लिसिटी के लिए नहीं होने देंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा, हम हमारी आस्था और धर्म का सम्मान करते हैं और हम इसकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा, लेकिन हमारे मंत्री मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। साल 2024 के आम चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का टिकट कटने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों की माने तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद जेडीएस के बीजेपी से गठबंधन कर लिया। गठबंधन के दौरान हुई बातचीत में बीजेपी और जेडीएस को लगा कुमार स्वामी को चुनाव लड़ाना चाहिए। इसके बाद बीजेपी आलाकमान ने कुमार स्वामी से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया और वह मान गए थे। कोहरे का असर अब उड़ानों के साथ साथ ट्रेनों पर भी नजर आने लग गया है। लंबे समय बाद उत्तर पश्चिमी रेलवे ने कोहरे के कारण एक साथ 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया। हालांकि इस बार NWR ने कोहरे के चलते कई ट्रेनों को रद्द करते हुए यहाँ नहीं की है और सर्दी के इस पूरे सीजन में ये पहला मौका जब NWR कोहरे के चलते ट्रेन रद्द करने जा रहा है। ये ट्रेनें बेहद कम समय के लिए रद्द की जा रही। वर्तमान में कोहरे के कारण यूं भी कई ट्रेनें घंटों देरी चल रही हैं। बिहार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के तबादले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में एक बार फिर से सियासत गरमा रही है। बिहार में मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं। के पाठक अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने शर्त रख दी थी कि यादव जी को हटा दीजिए, इसलिए शिक्षा मंत्री को दूध में मक्खी की तरह हटा दिया गया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस फैसले से यह तो साबित हो गया कि बिहार में पहले सेक्रेटरी है और फिर मंत्री है। जी हां, आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन समारोह, इसे लेकर देश के कई राज्य में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। इस फहरिस्त में अब कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश का नाम भी जुड़ चुका है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 जनवरी को यानी कि आज प्रदेश में छुट्टी का ऐलान कर दिया। इसका मतलब हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हिमाचल प्रदेश में सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
अयोध्या में आज होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आधे दिन के अवकाश का ऐलान किए जाने के बाद राज्यों की ओर से भी अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश दिए जा रहे हैं। अब इस फहरिस्त में जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने रविवार को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आधे दिन की छुट्टी और 22 जनवरी को ड्राई डे की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव शर्मा की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है 28 साल बाद भारत मिस वर्ल्ड कंपटीशन की मेजबानी करने वाला है। 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट को होस्ट करना बेहद खास मौका है। खास इसलिए भी क्योंकि दुनिया भर की सुंदरियों का भारत में जामवाड़ा होगा और पूरी दुनिया की नजरें इस ग्रैंड इवेंट पर होगी। मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी भारत के लिए गर्व का पल है। जानकार इसे अभी से 2024 का सबसे बड़ा इवेंट होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उधर मिस वर्ल्ड के ऑफिशियल एक्स पेज पर इस कार्यक्रम के बारे में लिखा दिया है। नेपाल के नए विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद ने बताया कि रूस नेपाल के उन युवाओं के परिवारों को मुआवजा देगा जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मारे गए। सऊद ने कहा है कि रूस युद्ध में मारे गए नेपालियों के परिवारों को इसका भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही सभी जरूरी व्यवस्थाओं की जाएगी। अब तक रूस की ओर से लड़ते हुए 13 नेपाली नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी। नेपाल के 113 परिवारों के विदेश मंत्रालय से संपर्क पर रूसी सेना में भर्ती अपने सदस्यों के ठिकाने की तलाश करने का आग्रह किया है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के दौरे पर आएंगे। नड्डा अपने आगमन में गुजरात में पार्टी की चुनावी तैयारियों को तेज करेंगे। गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के मिलकर लड़ने की संभावना को देखते हुए उनके दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वैसे तो गांधीनगर में लोकसभा सीट के चुनाव कार्यालय की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके साथ राज्य के नेताओं के चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे। व्हाट्सएप के दीवाने आज आपको भारत समेत दुनिया भर में मिल जाएंगे। कंपनी भी यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए नए नए फीचर रोल आउट करती रहती है। हाल ही में कंपनी को एक ऐसा फीचर की टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया गया जो सीधे तौर पर गूगल को टक्कर देगा। जी हां, कंपनी जल्द ही गूगल के नियर बाय शेयर जैसा एक फाइल ट्रांसफर फीचर पेश करने की तैयारी करे, जिसके जरिए आप एक क्लिक पर अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ भी शेयर कर सकेंगे। व्हाट्सएप फेलोन की एक रिपोर्ट में इस फीचर का खुलासा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा है कि आज गुजरात भारत का बड़ा मेडिकल हब बन रहा है। 2002 तक गुजरात में सिर्फ 11 मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 40 हो गई। 20 वर्षों में यहाँ MBBS सीटों की संख्या बढ़कर 5 गुना हुई है। PG सीटों की संख्या बढ़कर 3 गुना हुई है। भारत में कोविड के 290 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि एक्टिव केसों की संख्या बढ़ा दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से एक्टिव मामलों में लगातार भारत में कोविड की संख्या बढ़ती जा रही है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे की अवधि में कोविड से 6 मौत हुई, जिसमें केरल से 4, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से एक है। 5 दिसंबर 2023 तक दैनिक मामलों की संख्या घटी थी, लेकिन एक नए वेरिएंट आने और ठंड के मौसम की स्थिति के बाद वे फिर से मामले बढ़ने लगे। अधिकारी सूत्रों ने कहा कि 31 दिसंबर 2023 को एक दिन में 841 नए मामले सामने आए, जो मई 2021 में रिपोर्ट किए गए चरम मामलों में 0.2% है। बता दें कि रविवार को 2024 को अगर आपका मन सोने चांदी के आभूषण खरीदने का कर रहा था, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से ताज़ा रेट जान लेते हैं। इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के दाम प्रतिदिन घटते और बढ़ते रहते हैं। और आपको बता दें कि जिसकी वजह से ग्राहकों को कभी फायदा मिलता है तो कभी नुकसान पहुंचता है। आप गोल्ड और सिल्वर खरीदने जा रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोने चांदी के दामों में एक बार फिर से बढ़त दर्ज की गई है। सराफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 63,000 रुपये के आसपास, वहीं चांदी 75,500 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही। आज अगर आप आभूषण खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अन्य दिनों के मुकाबले थोड़े ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। पिछले कुछ वक्त को देखने को मिला है कि कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई। अभी ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का भाव करीब $78.56 प्रति बैरल हो चुका। डीजल पेट्रोल की कीमत में अभी तक कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा, जबकि कच्चा तेल पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो चुका है। तमाम तेल कंपनियों की तरफ से 21 जनवरी के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें जारी कर दी गई। हालांकि कीमतों में कोई बदलाव नहीं और भाव आज भी वही है। भारत सरकार देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने करने के लिए कई बेहतरीन योजनाओं का संचालन करे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी इन्हीं में से एक है। केंद्र सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही। 6,000 रुपये की इस आर्थिक सहायता को सरकार हर साल 3 किस्तों के माध्यम से किसानों के खाते में भेजती। हर किस्त को 4 महीनों के अंतराल पर जारी किया जाता है। हर किस्त के अंतर्गत सरकार किसानों को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती। इस स्कीम का लाभ देश के करीब गरीब किसानों को दिया जाता है। अब तक भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कुल 15 किस्तें जारी कर चुकी है और लगभग 16 किस्त भी जारी होने वाला है।
प्रदेश के कुल 76,62,11 लोगों के घरों में अब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत है। कांग्रेस सरकार ने 2018 में जीत के बाद प्रदेश भर के राशन कार्डों की प्रिंटिंग में करोड़ों रुपए खर्च करने घर घर नया राशन कार्ड दिया था। फिर भाजपा सरकार के आने के बाद नए सिरे से राशन कार्ड का सत्यापन और प्रिंटिंग की जाएगी। जनवरी माह के अंतिम दिन केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। मानदेय वेतन में वृद्धि हो सकती है। फरवरी ने एचआरए और महंगाई भत्ता सरकार बढ़ा सकती है। मार्च में सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। महंगाई भत्ता बढ़कर 50% के पार पहुंच सकता है। वर्तमान में कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी या राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से एंट्री कर सकती है। 2 अप्रैल 2024 को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सोनिया और प्रियंका में से जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा उसकी राज्यसभा में जाने की संभावना है। तेलंगाना में 3 और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट 2 अप्रैल को खाली होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।